नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं उसमें है संविधान सभा से संबंधित प्रश्न और संविधान की विशेषताएं। यानी जितनी भी विशेषताओं से प्रश्न बन सकते हैं उनको समाहित किया गया है और संविधान सभा से बनने वाले प्रश्नों को। करीब 200 प्रश्न है इसमें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसमें, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न जो इसका बनता है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता। तो संविधान अन्य संविधान से लिए गए स्रोत ये प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। बाकी जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, जैसे कि शासन के उद्देश्य का वितरण, अंगीकरण की तिथि, संविधान लागू करने की तिथि, ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का लोकतंत्र वर्णित है? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि तीनों प्रकार के लोकतंत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा कहा है और केवल भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रश्न बना है, भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है तो प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो जनता में अगर पूछे कोई कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसे बताया गया है तो भारत की जनता को। भारतीय संविधान किन उद्देश्यों की घोषणा नहीं करता? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों की घोषणा नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग बिल्कुल क्रम से याद रखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया कह रहा है, तो जाति निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत की शासन प्रणाली आधारित है, तो ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली पर भारत की शासन प्रणाली आधारित है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, लगभग उससे हमने 200 अनुच्छेद शब्दशः ले लिए हैं। भारतीय संविधान में 95 अनुच्छेदों में से 200 अनुच्छेद हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली की देन है? तो ब्रिटेन के शासन प्रणाली की देन है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सारी चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार स्रोत हैं, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाइमर नामक एक स्थान पर एक सभा हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो उसमें एक जर्मनी के लिए संविधान स्वीकार किया गया था, तो इसीलिए जर्मनी के संविधान को हम वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में निम्न संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, यह दूसरे संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। इसको उधार का थैला, दादी माँ का खजाना आदि कहा जाता है। भारतीय संविधान को कुछ विद्वान एकात्मक मानते हैं, क्यों? इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें एकात्मक माना जा सकता है, जैसे अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, जो हमारी सिविल सेवा है यूपीएससी, वो अखिल भारतीय है। संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। संसद को कुछ परिस्थितियों में राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, तो इनसे हम एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं। भारतीय संविधान है कैसा है? तो कठोर कम और लचीला अधिक है, दोनों का एक समन्वय है। ये मिलान कराना है तो पांडिचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया तो 1962 में। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में, ये भी 1962 में। 75 में सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 पारित किया गया। अगला है, भारत द्वारा किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है, कैसे? संघ द्वारा, यानी केंद्र सरकार कानून बनाकर, अभ्यर्पण एवं विजय के द्वारा, विधिक न्यायम द्वारा, यानी उपयुक्त सभी प्रकार से भारत में मिलाया जा सकता है। मिलाया तो जा सकता है लेकिन कोई राज्य किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता है, कोई क्षेत्र भी नहीं दे सकते हम। निम्नलिखित में से कौन संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम जो था वो आरक्षित राज्य था। जैसे आज भूटान भारत का आरक्षित राज्य है, वैसे सिक्किम भी एक समय भारत का आरक्षित राज्य हुआ करता था।
31वां संविधान संशोधन पूछ रहा है, तो 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि करने के लिए हुआ था। और 34वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन से 13 राज्यों के भूमि अधिग्रहण एक्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 34वां हुआ था। 42वें से प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति को हटाया भी गया था। और 41वें संशोधन द्वारा 61 से बढ़ाकर 62 वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु की गई थी। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति निर्वाचक गण, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता है और वहीं से भारत के संविधान में लिया गया है। भारत में संघ का प्रावधान कब आया था? तो 1935 में लिया गया था। भारत को एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में 1935 के अधिनियम में ही दर्शाया गया था। निम्न में से कौन कैबिनेट सरकार का लक्षण नहीं है? तो यदि कोई मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए। 1 साल के भीतर नहीं, ये 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है। जनता के अधिकारों की चर्चा सबसे पहले किस संविधान में की गई? तो जनता के अधिकारों की चर्चा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में की गई, जो 1789 में लागू हुआ। वहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता की संख्या निश्चित होती है, प्रत्याशियों की संख्या अनुसार उतने ही मत। इकाई यानी संघीय इकाइयों को संविधान संशोधन प्रक्रिया में पहल करने का अधिकार नहीं है भारत में, यानी संघीय इकाइयों को नहीं है। संविधान द्वारा तय नहीं किया गया, व्यक्तिगत संबंध नहीं तय किए गए कि साढ़ू साढ़ू संबंध कैसा होगा। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक अभी तक पूछा जाने वाला सबसे अधिक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट के रखिए। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं आती? इकहरी नागरिकता। संघीय संविधान की विशेषता है दोहरी नागरिकता, मौलिक अधिकार, द्विसदनात्मक, लिखित संविधान। संविधान के 20वें खंड के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आधारित है। भारतीय शासन व्यवस्था की मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था आधारित है, तो कहाँ से? ब्रिटेन के आधार पर हमारे यहाँ मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है। यह किसका कथन है? प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, तो न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव का ये कथन है। संविधान में उल्लिखित आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल नहीं हट सकती। भारतीय संघ में संघ राष्ट्र का कहीं उल्लेख है ही नहीं, सही बात है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी। सन 1953 में भारत में पहले भाषाई राज्य के रूप में निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश का, ये कटा था तमिलनाडु से। संविधान के अनुच्छेद 270, 273, 275 और 280 संबंधित हैं वित्त आयोग से। भारतीय संघ में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया। राज्यों के सीमा क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन संभव है, ये साधारण बहुमत से कोई भी मतलब संघ परिवर्तित कर सकता है। देखिए आत्मा का कई प्रश्न बन रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा कहा? नीति निर्देशक तत्वों को तो किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष थे सतीश नियोगी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो संविधान की मौलिक संरचना में संशोधन हो सकता है, गलत है। ये बाद में आदेश आया कि संविधान की जो मूल संरचना है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ों में हो सकता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? तो केसी व्हीलर ने दी, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि कुछ लक्षण एकात्मक के हैं, जैसे इकहरी नागरिकता है, एकल जो संघीय सेवाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार जब चाहे कुछ संविधान संशोधन का प्रारंभ कर सकती है,
संघीय राज्य संशोधन का प्रारंभ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एकात्मक के लक्षण भारत में हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्थित है? तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत व्यवस्थित है। संसद को अधिकार है, वह राज्य से किसी क्षेत्र पृथक कर सकता है, बिल्कुल किसी राज्य को तोड़ और जोड़ सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तोड़ दिया। वह ये 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल। वह कई क्षेत्रों को मिलाकर राज्य का दर्जा प्रदान कर सकता है, बिल्कुल। ये संसद को अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगी। भारतीय संघ का कोई भूक्षेत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची शामिल की गई है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये किया गया है। निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को 9वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारत ने पाकिस्तान को दिया? तो बेरुवाड़ी के अंतर्गत दिया। इसको ऐलान कराना है। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने कितनी बार कहा कि ये लिया गया है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा से और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। इस प्रकार हम देखते हैं बी सही है। निम्न कथनों में से कथन सही बताइए। कौन सा सही है? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रकट किए गए मतों से आबद्ध नहीं है। राज्य कुछ भी करे इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी उपरोक्त सभी। इसीलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होने के बाद में अगर संसद कोई कानून पारित करके और राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि पूर्व अनुमति दे चुका होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन है? तो अनुच्छेद 38 में। लोक कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व पूरा लोक कल्याणकारी राज्य की बात ही करता है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता के शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत शामिल किए गए? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं से जुड़े संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि ये साधारण बहुमत से आराम से हो जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। संघ एवं राज्य की विधायी सीमा उल्लिखित है। अनुच्छेद 246 में संघ और राज्य के अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। उक्त कथन किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। क्योंकि बड़ा है भी, क्योंकि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग जब संविधान बना था 1949 में बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। दुनिया का सबसे छोटा संविधान लिखित रूप से अमेरिका का है, जो सबसे पहले लिखा गया अभी तक। भारतीय संविधान के कुछ मौलिक तत्व ऐसे हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मौलिक तत्व हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरीक्षण, स्वतंत्र चुनाव और संघात्मक गणराज्य। इनमें संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। और कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के संबंधी प्रावधान को सामान्य बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। नए राज्यों का गठन, ये बहुत आसान काम है। संविधान के 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सम्मिलित करने पर वह क्या हो जाता है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाता। उसमें न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। अगर 9वीं अनुसूची में कोई चीज़ डाल दिया गया संसद के द्वारा, तो उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक व्याख्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल आरक्षित सूची है। मूल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध की बातें संविधान के किस अनुच्छेद में की गई हैं? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म
स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। भारतीय संविधान में संघ शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जाता है क्या? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 राज्यों के बारे में है। अनुच्छेद 46 संबंधित है दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों में सहायता करने से संबंधित। भारतीय संचित निधि से धन का व्यय किया जाता है संसद की अनुमति से। ये मिलान कराना है, कौन सा क्या है देखते हैं। 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के सारे अनुच्छेद हैं। 40 जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात का उल्लेख करता है। 43 ये उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने संबंधी बातों का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 44 भारत से समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसकी मांग चल रही है कि समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाए। एक मुस्लिम 4 विवाह करता है, एक हिंदू एक विवाह करता है, तो ये असमानता है, एक ही कानून की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य पुनर्गठन विधेयक संबंधी राज्यों के विधानमंडल को विचार हेतु भेजा जाता है, परंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत का नया संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करेगा जो प्रायः अत्यधिक संघीय होगा, चरित्र में निरपेक्षित होगा, एकात्मक राज्य जो संघीय विशेषता से युक्त होगा, एक संघीय राज्य के स्थान पर एकात्मक विशेषताओं से युक्त हो। किसने कहा? ये केसी व्हीलर का कथन है। देश में आंतरिक अशांति के कारण सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई। अतः कौन से आपातकाल की घोषणा देश में सर्वाधिक बार की गई है? तो अनुच्छेद 56 ये कहता है 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के परिणाम स्वरूप इसे लगाया जाता है, और अभी तक सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक को बार नहीं की गई है। भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। निम्न में कौन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में सही अंतर को व्यक्त नहीं करता? तो मंत्रिमंडल के सदस्य आवश्यक रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं माने जाते हैं, ये नहीं करता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान का आधार है विधि का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य संविधान की सही परिभाषा प्रस्तुत नहीं करता? तो किसी विरोधी राजनीतिक समुदाय से संबंधित उन समस्त कानूनों विषयों में एक मूल विवरण जो नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों संबंधों पर लागू होगा। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक घोषित करने का जो आधार है भारत में वो धर्म अथवा भाषा है। 2 ही आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। ये भी मिलान कराना है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक क्या है? तो ये है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। एबी डाइसी की है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जेएस मिल की पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अलेक्जेंडर हैमिल्टन की है द फेडरलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज और जेएस मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर पूछी जाती हैं। वह सबसे प्रमुख कारण क्या है जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो राजनीति से धर्म को अलग रखा गया है, यानी भारत में राजनीति ऊपर है, देश राष्ट्र पहले है, धर्म बाद की बात है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत में संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 330 में उल्लेख है लोकसभा में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। निम्न में से कौन लचीली संविधान का गुण नहीं है? तो लचीला संविधान उन देशों के लिए अच्छा है जहां जनता जागरूक ना हो। संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई अमेरिका में, सबसे पहले संविधान लिखित रूप से आया। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों का एक यूनियन है। भारत कैसा है? राज्यों का एक यूनियन है।
भारत के संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही ढूंढना है। इसमें संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का प्रावधान है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, पंचायती राज का गठन किया गया था। 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायतों का गठन और 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। तो इसमें संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल सही है, 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं के कार्य संचालन का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं या अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। 1/3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह केवल कुछ विशिष्ट राज्यों पर ही लागू है, सही है। हर राज्यों में ये लागू नहीं है और हर जगह जो लागू भी है वो अलग अलग स्तरों पर लागू है। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है, अंगीकृत 26 नवंबर को किया गया, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है कहाँ तक? राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील का समुद्री क्षेत्र जो होता है वहाँ तक भारत की संप्रभुता मानी जाती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत स्वीकार किया सरकार की संघात्मक व्यवस्था स्वीकार करने के कारण, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था क्या करती है कि 2 स्तरीय शासन की बात करती है। अगर न्यायालय नहीं रहेगा तो एक स्तर दूसरे पे मनमानी कर सकता है। निम्न में से सत्य कथन है, विधि का शासन संविधान की मूलभूत विशेषता और इसे संविधान की धारा 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि संशोधन उसी का किया जाता है जो मूल ढांचा ना हो। न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत कह दिया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। लिखित संविधान कठोर होता है, मिलान कराना है। कठोर संविधान संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। लिखित संविधान थोड़ा कठोर होता है और आसानी से संशोधन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, यानी कथन कारण दोनों से यह व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति से। कठोर संविधान वह है क्या जो सामान्य विधि निर्माण से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित हो। पहले के सोवियत संघ और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समान है? तो समान क्या है इसमें? दोनों संघ संप्रभु हैं, बिल्कुल सही है। राज्यों का क्षेत्र उनकी अनुमति के बिना बदला जा सकता है। तो यानी कि राज्यों के सीमा क्षेत्र को हम बदल सकते हैं और संघ जो है वो संप्रभु है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया था। पंथनिरपेक्ष समाजवादी एकता व अखंडता ये शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए। यानी उस समय केवल और केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? तो केंद्र में राष्ट्रपति को है और स्टेट में राज्यपाल, यानी दोनों को है। भारत में संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा की विशेष शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन का अध्याधीन होता है? तो देश की संप्रभुता और अखंडता पर। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्न में कौन वर्णित नहीं है? तो काम पाने का अधिकार, ये अधिकार में नहीं वर्णित है बल्कि नीति निदेशक तत्व में वर्णित है। भाग 4 में भारत में क्या है? केंद्र जो है वो राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ठीक है? अभी कुछ समय से राज्य की नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी जाने लगी, क्योंकि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य के लिए कर्तव्य बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े का मिलान ठीक नहीं है? बच्चों और युवा वर्गों को शोषण से मुक्त रखा जाएगा, ये मिलान सही नहीं है, बाकी सब सही है। भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से वक्तव्यों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, तो सही कौन सा है? लोक संप्रभुता और वैश्य मताधिकार संविधान के मूल लक्षण हैं, बिल्कुल सही है।
जहाँ तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान दुःसंशोधन है। संविधान नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रितता मान्यता है, यानी ये भी सही है। संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह, उपक्रम और प्रत्याह्वान जैसे तरीकों का प्रावधान करता है। ये हमारे यहाँ विशेषता नहीं है, यानी 1, 2 और 3 ही है, चौथा नहीं है। अगला है, ये कथन और कारण का है। तो कथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही भाव में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये सही है, ये गलत है। भारत में कैबिनेट सरकार की विशेषता है, क्या है? कार्यवाही की गोपनीयता, यानी जो काम होता है वो गोपनीय होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य मैंने पहले ही बताया 39 में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख है? तो संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। भारतीय संविधान का स्वरूप है संरचनात्मक में संघात्मक, परंतु आत्मा इसकी एकात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय शब्द नहीं है, केवल एक जगह, वो भी अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है संघीय शब्द, बस। संविधान सभा की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये है दल बदल कानून से, दल बदल रोकने वाले अधिनियम से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार, भारत में नहीं अमेरिका में है। अगला है, संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न 5 अभिव्यक्तियां आई, जो आई वो बता रहा है। सार्वभौमिकता आई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, यानी कुल मिला के 2, 3, 2, 4, 3, 1, 5 ये क्रम बन रहा है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 कहता है। भारत का एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। भारत में एक संविधान सभा थी, बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा ने संविधान की रचना की। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है उससे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये गलत बात है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से संबंधित है, तो प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची से। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में शक्तियों के वितरण की सूचियां हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है? तो उदारवादी प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह वकीलों का स्वर्ग है। संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? केसी व्हीलर ने कहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के द्वारा की गई है। स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है, वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त ये जेएल नेहरू का कथन है, यानी जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। अगला है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया। इनमें से प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हर कंपटीशन में अक्सर मिल जाता, 2 दोगे 1 में जरूर मिलेगा ये। एक और है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आने वाले 3 कंपटीशन में 2 कंपटीशन में ये पक्का ही मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के पहले प्रारूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 293 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं, जो पहला प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था उसमें। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा किसने दी? तो के.एम. मुंशी ने कहा था इसको।
भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि हैदराबाद अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। सभी संविधान भूतकाल के उत्तराधिकारी एवं भविष्य के मृत्यु लेखा करने वाले होते हैं। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? तो 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। 389 जो सदस्य थे वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत थे। अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई। यह व्यवस्था किस योजना के तहत थी? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत थी। निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं था। और ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है के मुंशी, DP खेतान, अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो ये तीनों थे, इसीलिए क्या दिया? उपर्युक्त सभी थे, यानी सब लोग थे। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन हेतु अलग संविधान सभा की मांग की? तो 1946 में इन्होंने अलग संविधान सभा की मांग की। संविधान बनाने में कुल 11 महीने 18 दिन एवं 2 घंटे का समय लगा। अतः इस बीच संविधान सभा में कितने अधिवेशन संपन्न हुए? ये गलत है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इस बीच पूछ रहा है कि कितने अधिवेशन हुए? तो इस बीच कुल 11 अधिवेशन हुए। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 1936 में की गई थी। भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप किस योजना के तहत दिया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये दिया गया था। इसमें सूची मिलान कराना है और देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सूची मिलान क्या है कि 11 दिसंबर 1946 को कौन सी घटना घटित हुई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 26 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं थे? तो लॉर्ड वेबल सदस्य नहीं थे उसमें, बल्कि उससे पहले वो थे वायसराय, माउंटबेटन से पहले। संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया। निम्न में से कौन सा समुदाय इसमें शामिल नहीं था? नहीं था पूछ रहा है। ईसाई इसमें शामिल नहीं थे, यानी इसमें ईसाई शामिल नहीं थे। मुस्लिम समुदाय था, सामान्य और सिख में ये विभाजन था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? यानी पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो वो थे डॉक्टर BN राव, जिनके द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का है। संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन हुआ और उसी दिन ये अंगीकार कर लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति का प्रारूप प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ 15 नवंबर 1948 को। परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया? तो अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया परामर्श समिति के द्वारा। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया तृतीय वाचन के बाद में। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या थी 7। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो 24 जनवरी 1950 को।
संविधान निर्माण के लिए संविधान में कितनी समितियां नियुक्त थी? तो 13 समितियां नियुक्त थीं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद संविधान सभा के प्रति मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या रही? संविधान सभा में भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग हट गई वहां से। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई अक्टूबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया सितंबर 1946 में। संविधान में के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी, तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था औसतन। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई गई? तो ये थी संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत मान लिया गया। संविधान सभा के बहिष्कार में मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? वह मुस्लिम नेता को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना चाहती थी, सही बात है। वह संविधान सभा का गठन अपनी इच्छा अनुसार करना चाहती थी, बिल्कुल सही है। वह मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान का निर्माण करना चाहती थी, बहुत सही है। सबसे मेन तो यही था, क्योंकि वो शरीयत के अनुसार संविधान बनाना चाहते थे, तो उपयुक्त सभी। 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। कितनी थी? 299। संविधान, इसमें 209 लिख गया और इससे 299 थी। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचार था, प्रस्तावना में निहित किया गया उसको। भारत स्वतंत्र होने के समय तत्कालीन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम है, क्या नाम है? तो भारत और इंडिया, ये प्रस्तावना में 2 नाम लिया गया है भारत का। भारतीय संविधान कुल कितने भाग में बटा है? तो 22 भागों में बटा है। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। यह कथन किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? तो मोतीलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन सा संविधान सभा द्वारा गठित संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, पूछ रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा जिसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान अधिनियमित किया किस वर्ष में बनी थी? तो 1946 में बनी थी। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। निम्न दलों में से भारत की संविधान सभा में कौन प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सका? तो हिंदू महासभा ने प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त किया था संविधान सभा में। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सबसे बड़े आकार वाले संविधानों में से ये एक है। भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति किस तरह से चुने गए? तो ये सर्वसम्मति से चुने गए। इनके खिलाफ पहला जो इनका चुनाव हुआ उसमें कोई इनके विपक्षी में नहीं था। निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता है? तो पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की ये सुरक्षा करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत लागू किया गया? तो भारत का संविधान के अंतर्गत ये लागू किया गया। पहले 21 साल था और बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार की आयु। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 निम्न में से किससे संबंध है? तो जम्मू कश्मीर के विशेष स्टेट से संबंधित था, अब ये हटा दिया गया है। भारत के संविधान ने न्यायपालिका को क्या रूप दिया है? न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है।
निम्न में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह अध्यक्षात्मक शासन नहीं है, ये अमेरिका में है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति का क्या अर्थ है? तो ये क्या है? इसका कोई सरकारी धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। भारत के संविधान के आपातकालीन प्रावधान निम्न में से किससे लिए गए हैं? तो जर्मनी के वीमर संविधान से ये लिया गया है, जो आपातकालीन प्रावधान है भारत में। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। विधान परिषदों के स्थापन तथा उन्मूलन संबंधी संविधान के प्रावधानों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो संसद के साधारण बहुमत से। भारत के संविधान के मामले में पहल किसके द्वारा की जाती है? यानी भारत के संविधान में संशोधन के मामले में पहल किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।